बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बेटा हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जो कि होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमने बेटा लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा कि होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज़ हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी एंड थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ऑस्मोरेगुलेशन को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया कि प्लांट्स के अंदर वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस कैसे होता है, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स क्या हैं। एनिमल्स के अंदर हमने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को डिस्कस किया। उसके बाद बेटा हमने एक्सक्रीशन सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया। प्लांट्स की एक्सक्रीशन को डिस्कस किया कि प्लांट्स में रूट्स, स्टेम, लीव्स, वेस्ट्स को रिमूव करने में क्या रोल प्ले करते हैं। फिर हमने एनिमल्स के अंदर डिस्कस किया कि एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट्स किस तरह रिमूव होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड कैसे कन्वर्ट होते हैं, अमोनोटैलिक क्या हैं, यूरियोटैलिक क्या हैं, यूरिकोटैलिक क्या हैं। अमोनिया के लिए 1 ग्राम रिलीज़ करना हो तो 500 मिलीलीटर वाटर लग जाता है। यूरिया के लिए सिर्फ 50 मिलीलीटर वाटर लगता है, 10 गुना पानी सेव हो जाता है। और यूरिक एसिड में सिर्फ 1 मिलीलीटर वाटर जो है वो यूज़ होता है। लास्ट में बेटा हमने यूरिया साइकिल देखा था और एंड पे हमने पढ़ा था कि अमोनिया, यूरिया या यूरिकोटैलिक बनना यानी कि यूरिक एसिड का रिलीज़ होना, ये सारी की सारी फंक्शनल और केमिकल अडाप्टेशंस हैं, यानी कि ये मेटाबॉलिक चेंजेस हैं जो उनकी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से उनका वाटर भी सेव रहता है, उनकी बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव हो जाता है, टॉक्सिसिटी का लेवल भी कम हो जाता है और वो प्रिजर्व भी रहते हैं। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे उनकी बॉडी की स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस कि नेचर ने उनकी बॉडी में वेस्ट को रिमूव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे प्रोड्यूस की हैं, उनकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किस तरह उनको ब्लेस की हैं या उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हुई हैं। उसके लिए बेटा हम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो अपने अपने इन्वायरमेंट के नुमाइंदे हैं, अपने अपने इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने अपने इन्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, उनके रहने की जगह कौन कौन सी है, उनका मस्कन क्या है, उनके रहने की जगह क्या है, और उनको वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कितना वाटर अवेलेबल है। अपने अपने हैबिटेट्स के लिहाज से और वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से वो एनिमल्स अपने अपने इन्वायरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने इन्वायरमेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो हम बेटा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, जिसमें हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, अर्थवर्म है, कॉकरोच है और एट दी एंड ह्यूमंस हैं। ये अपने अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, अपने अपने स्ट्रक्चर्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने अपने हैबिटेट को एक्सप्रेस करते हैं। और हम एट दी एंड पढ़ेंगे कि ह्यूमंस का सिस्टम मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट डेवलप्ड है अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के हवाले से, ताकि उनकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो सके और वो सर्वाइव कर सकें। हम ये 5 डिफरेंट एनिमल्स इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बेटा हाइड्रा। हाइड्रा का डाइजेस्टिव सिस्टम या हाइड्रा की बॉडी में डाइजेशन चैप्टर 12 फर्स्ट ईयर के अंदर हमने डिस्कस की। हाइड्रा की बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट का रोल है वो चैप्टर 14 के अंदर डिस्कस किया और वहाँ पर भी हमने पढ़ा कि हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉपर सिस्टम लेवल प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रा इक्वेटिक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है। इक्वेटिक मीन पानी में रहता है। एंड इट इज़ स्नाइडेरियन। स्नाइडेरियन का मीनिंग है कि इसकी बॉडी में कोई प्रॉपर सिलोम्स नहीं होती। सिलोम किसे कहते हैं? बॉडी कैविटीज़ को। कि इसकी बॉडी में कोई प्रॉपर कैविटीज़ नहीं है कि ये डाइजेशन की कैविटी है, ये एक्सक्रीशन की कैविटी है, ये स्टमक है, ये ट्यूब फलां चीज़ के लिए फ़िक्स है, ये ट्यूब फलां चीज़ के लिए फ़िक्स है। नो, इसकी बॉडी में कोई प्रॉपर सिलोम्स या कोई प्रॉपर कैविटीज़ इसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको स्नाइडेरियन कहा जाता है। इसकी बॉडी में एक्सक्रीशन का कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसकी बॉडी में हरगिज़ प्रेजेंट नहीं होता। ये अपनी बॉडी के जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं उनको रिमूव करता है डिफ्यूजन के ज़रिए। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन या मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इसकी बॉडी में जब नाइट्रोजनस मटेरियल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसकी बॉडी में जब नाइट्रोजनस वेस्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं
तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उनको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मटेरियल्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जितना ही नाइट्रोजनस वेस्ट इसकी बॉडी में हो जाते हैं। लिहाजा ये अपनी बॉडी से उन नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग्स में या अपने आइसोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। आइसो का मीनिंग होता है सेम और ऑस्मोटिक का मीनिंग होता है वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस। इसकी बॉडी की जो सराउंडिंग्स हैं जहाँ पर वाटर और साल्ट्स का बैलेंस सेम है, आइसोटोनिक है, नॉर्मल है, ये वहाँ पर अपना वेस्ट डिफ्यूजन के ज़रिए रिमूव करता है। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है इसका। उसके बाद बेटा दूसरा रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का सिस्टम थोड़ा सा डेवलप्ड है और ये अपनी बॉडी से वेस्ट कैसे रिमूव करता है वो हम डिस्कस करेंगे। प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है, वर्म कीड़े मकोड़ों का जो ग्रुप है, और फ्लैट मीन सीधे, जिनकी बॉडी सीधी है, सेगमेंटेड नहीं है या बॉडी के नीचे कोई फीट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, ये एक फ्लैट वर्म है। इसकी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूब लाइक है, ट्यूबुलर है, एक ट्यूब है बॉडी के अंदर जो वेस्ट को रिमूव करने के रिस्पॉन्सिबल है। इसके उस ट्यूबुलर सिस्टम को प्रोटोनेफ्रीडियम कहा जाता है। नेफ्रीडियम कहते हैं ट्यूब को और प्रोटो कहते हैं वन को। एक ऐसी ट्यूब जिसकी सिंगल एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और बॉडी के अंदर उस ट्यूब की कोई ओपनिंग नहीं होती, बॉडी के अंदर वो ट्यूब ब्लाइंड है, सिर्फ एक ओपनिंग है एक्सटर्नल बॉडी से बाहर जहाँ से वेस्ट मूव होते हैं। इंटरनल यानी बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई ओपनिंग नहीं है, सिर्फ कैविटी या जो एपिथेलियम है, जो ऊपर वाली लेयर है, वहीं से मटेरियल्स गेट होते हैं। इसकी जो ट्यूब है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई होती है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और उन ब्रांचेस के ऊपर सेल्स का कैप चढ़ा होता है, कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप। कैप्ड मीन उसके टॉप पे, उसके सर पे सेल्स का एक कवर चढ़ा होता है और उन सेल्स को फ्लेम सेल्स कहा जाता है। अब फ्लेम का मतलब है शोला, बर्निंग। तो फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो ट्यूब्स पूरी बॉडी में स्प्रेड हैं, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच के ऊपर सेल्स का एक सेटअप, एक कैप चढ़ा हुआ है जिसे हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल इसलिए कहते हैं कि वो जो फ्लेम सेल होता है उसके अंदर सीलिया का यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का एक बंच होता है, एक गुच्छा होता है बालों की तरह की स्ट्रक्चर्स का। जब फ्लूइड आता है या वाटर आता है तो वो गुच्छा इस तरह फ्लिकर करता है जैसे कि एक शोला हिलता है, जैसे कि एक शोला हवा के साथ फ्लिकर करता है, एक हवा के साथ हिलता है कैंडल के ऊपर। इसी तरह वो सीलिया का जो गुच्छा है वो हिलते हुए ऐसे टिमटिमाता है कि जैसे एक फ्लेम हिल रहा होता है। दैट्स वाई इसको फ्लेम सेल कहा जाता है, वरना एक्चुअली इसका फ्लेम से कोई ताल्लुक नहीं है, बर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बिकॉज द सीलिया फ्लिकर्स लाइक द फ्लेम, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। इसकी वर्किंग क्या है, फ्लेम सेल्स कैसे काम करते हैं जिसकी वजह से एक्सक्रीशन पॉसिबल होती है। जब फ्लेम सेल्स के सीलिया बीट करते हैं यानी कि हिलते हैं, मूव करते हैं, तो साइडों पर जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है यानी कि सेल्स के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है वो उस प्रोटोनेफ्रीडियम की ट्यूब के अंदर आना शुरू कर देता है। सीलिया के हिलने की वजह से, सीलिया किसका हिस्सा है, उस प्रोटोनेफ्रीडिया की ब्रांच का हिस्सा है। जब वो फ्लिकर करते हैं, बीट करते हैं, हिलते हैं, तो उनके हिलने की वजह से जो साइडों पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, सेल्स की वॉल्स में या सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है, सेल्स की लेयर्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है, वो उस ट्यूब में प्रोपेल यानी कि अंदर धंसना, अंदर आना शुरू कर देता है। अब वो फ्लूइड जब अंदर आता है तो वो वहाँ से मूव करते करते मेन ट्यूब में चला जाता है, जिसे हम एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। हर सेल, हर फ्लेम सेल एक मेन ट्यूब से कनेक्टेड है जिसे हम एक्सक्रीटरी डक्ट, डक्ट कहते हैं ट्यूब को, उसके साथ अटैच है। ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो बॉडी से बाहर ओपन होती है एक स्पेसिफिक सुराख के ज़रिए जिसका नाम है नेफ्रीडियोपोर, PORE, पोर का मतलब है सुराख। तो नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए वो ओपन होती है और वहाँ से वेस्ट को रिमूव कर देती है। ये डिफरेंस बेटा याद रखना है कि एक होता है PHORE4 और एक होता है PORE4। PHORE4 का मतलब है ब्रांच और PORE4 का मतलब है सुराख। तो लिहाजा नेफ्रीडियोपोर अगर कहा जाएगा तो इसका मतलब है वो ब्रांच है, और नेफ्रीडियोपोर का मतलब है कि ये इस नेफ्रीडिया का सुराख है जिसके ज़रिए वो वेस्ट को बाहर रिमूव कर देता है। अब ये नेफ्रीडियोपोर्स बहुत सारे होते हैं जिनके ज़रिए वो ब्रांच बाहर खुलती है, इनसाइड कोई ओपनिंग नहीं होती और वहाँ से वेस्ट रिमूव हो जाता है। अगर ये प्लेनेरियाज फ्रेश वाटर में रहते हैं
तो ये डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। अगर ये पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं, यानी कि किसी होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, पैरासाइट्स के तौर पर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, तो अपने होस्ट के साथ इनको आइसोटोनिक होकर रहना पड़ता है। यानी जो इन्वायरमेंट होस्ट का होता है, ये उस पर डिपेंड करते हुए, अपने होस्ट पर डिपेंड करते हुए अपने आप को उसके साथ बैलेंस रखते हैं और फिर होस्ट का नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने के लिए काम करते हैं। यानी कि जो होस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, उसी तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा और उसके साथ मैच होके, उसके साथ आइसोटोनिक होके ये अपनी बॉडी का वेस्ट नाइट्रोजनस मटेरियल उस पर डिपेंड करते हुए रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि नेफ्रिडियोपोर, जिसके ज़रिए इसकी बॉडी का वेस्ट रिमूव होता है, और प्रोटोनेफ्रिडियम जो कि इसके सिस्टम का नाम है, जो कि एक इंटरनल सिंगल ओपनिंग रखता है, एक्सटर्नल सिंगल ओपनिंग रखता है और इंटरनल उसकी कोई ओपनिंग नहीं होती। हम उस सिस्टम की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखें जी, ये एक सिंपल सी प्लेनेरिया की जो है वो डायग्राम है और ये उसके अंदर ब्लैक कलर के साथ उसकी ट्यूब जो है वो शो की गई है। ये जो उसकी ट्यूब है, ये उसके अंदर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच के ऊपर सीलिया का नेटवर्क है जो कि फ्लेम सेल्स की तरह है, और इस ट्यूब की बाहर की तरफ ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम नेफ्रिडियोपोर्स कहते हैं। ये जो इसकी ब्रांचेस हैं, ये नेफ्रिडियोपोर्स हैं जो आगे से ब्लाइंड हैं और उनके आगे सिर्फ सीलियाज हैं और फ्लेम सेल्स हैं। लिहाजा बाहर की तरफ जो ओपनिंग्स हैं, सिंगल ओपनिंग्स, वो नेफ्रिडियोपोर्स हैं जहाँ से वेस्ट रिमूव होता है। हर फ्लेम सेल यहाँ से फ्लूइड कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसको एक्सक्रीटरी डक्ट को देता है, फिर वो बाहर रिलीज़ हो जाती है। अगर हम एक फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर देखें तो वन फ्लेम सेल इज़ अ सेल। लिहाजा एक सेल के पास न्यूक्लियस भी होता है, एक सेल के पास साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये फ्लेम सेल की एक सिंपल सी डायग्राम है कि फ्लेम सेल के टॉप पे न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर सीलिया होते हैं। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो सीलिया के बीट करने से फ्लूइड इनकी बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाता है। फ्लूइड एंटर होने के बाद घूम कर एक्सक्रीटरी डक्ट में आ जाता है। एक्सक्रीटरी डक्ट उस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देती है। तो फ्लेम सेल की बड़ी सिंपल सी डायग्राम है और फ्लेम सेल पूरी बॉडी ऑफ प्लेनेरिया में बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं जो जब अपने सीलिया को बीट करते हैं, इसमें न्यूक्लियस का कोई ख़ास रोल नहीं है, तो सीलिया के बीट करने से फ्लूइड बॉडी में एंटर होता है और फिर इनके अंदर से ही फ्लूइड एक्सक्रीटरी डक्ट में चला जाता है। एक्सक्रीटरी डक्ट जो है, पूरी ट्यूब जो है वो पोर्स के ज़रिए बाहर ओपन होती है, नेफ्रिडियोपोर्स के ज़रिए, और वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर देती है। तो ये प्लेनेरिया का बड़ा सिंपल सा सिस्टम है जो एक्सटर्नल सिंगल ओपनिंग रखता है, लेकिन इंटरनली उसकी कोई ओपनिंग नहीं होती। इसके बाद बेटा थर्ड एनिमल स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अर्थवर्म। अर्थवर्म का सिस्टम प्लेनेरिया से थोड़ा सा मॉडिफाइड है। प्लेनेरिया का सिस्टम हाइड्रा से मॉडिफाइड था। इसी तरह नेक्स्ट कॉकरोच आएगा, उसका सिस्टम अर्थवर्म से मॉडिफाइड होगा, और फिर ह्यूमंस आएंगे जिसका सिस्टम सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड होगा। अर्थवर्म को बेटा अगर हम देखें तो अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि बॉडी के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी के बहुत सारे टुकड़े होते हैं। फ्लैट बॉडी नहीं होती, बॉडी सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट का अपना अपना सिस्टम होता है हर लिहाज से। इसकी बॉडी का सिस्टम भी ट्यूबुलर है, यानी कि ट्यूब लाइक सिस्टम है, जिस तरह हमने प्लेनेरिया के अंदर पढ़ा। लेकिन बेटा इसके ट्यूबुलर सिस्टम का नाम है मेटानेफ्रीडियम, क्योंकि इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। मेटा का मतलब दो और नेफ्रीडियम का मतलब है ट्यूब। जैसे माइटोसिस मियोसिस में मेटाफेज होती है और वो दूसरे नंबर पे आती है, तो मेटानेफ्रीडियम का मतलब है कि एक ऐसी ट्यूब जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक इंटरनल ओपनिंग और एक एक्सटर्नल ओपनिंग। प्लेनेरिया से ये सिस्टम कैसे डेवलप है? प्लेनेरिया में सिर्फ एक एक्सटर्नल ओपनिंग थी, इंटरनल ओपनिंग नहीं थी। हर सेगमेंट का अपना अपना सिस्टम है और हर सेगमेंट में इन ट्यूब्स का एक पेयर होता है। देयर इज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया इन ईच सेगमेंट। लिहाजा इस मेटानेफ्रीडिया की फोर्स होती हैं और पोर्स होते हैं। पोर्स कहते हैं एक्सटर्नल होल को और फोर कहते हैं इंटरनल ब्रांचेस को। ये आपने पहले भी डिस्कस किया और ये याद रखना है कि फोर का मतलब उसकी ब्रांच होता है और पोर का मतलब उसका एक्सटर्नल होल या एक्सटर्नल सुराख होता है। इंटरनल ओपनिंग से बेटा स्टार्ट करेंगे
जो इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है उसके पास बहुत सारे सीलिया होते हैं, साथ ही इसकी डायग्राम भी देखते हैं। ये एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को साथ वाले सेगमेंट से सेपरेट किया हुआ है इस वॉल ने, जिसे कहा जाता है सेप्टम। सेप्टा कहते हैं दरमियान वाली वॉल को, दीवार को, खाने को। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे जो सेगमेंट है उसको भी सेप्टम ने सेपरेट किया हुआ है। एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के दरमियान ये कैविटी है, इस तरफ भी कैविटी है, जिस कैविटी को सिलोम कहा जाता है। इस तरफ भी कैविटी है, इस तरफ भी कैविटी है, दोनों तरफ कैविटीज़ हैं जिसे सिलोम कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि इसके पास पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होता है, यानी कि दो ट्यूब्स होती हैं। यहाँ से उस लॉजिक की समझ आ रही है कि दो ट्यूब्स क्यों हैं, क्योंकि एक ट्यूब इस कैविटी को डील कर रही है और एक ट्यूब इस कैविटी को डील कर रही है। इन कैविटीज़ के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। अब हमने पढ़ा था कि जो इसकी बॉडी में ट्यूब है जिसका नाम है नेफ्रीडियम या मेटानेफ्रीडियम, उसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक इंटरनल ओपनिंग है और एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। इंटरनल ओपनिंग का नाम है नेफ्रोस्टोम या नेफ्रीडियोस्टोम। उसने जो बुक पे थ्योरी लिखी है वहाँ नेफ्रोस्टोम का वर्ड यूज़ किया है, जो डायग्राम बनाई है वहाँ नेफ्रीडियोस्टोम का वर्ड यूज़ किया, दोनों सेम मीनिंग्स के हैं। नेफ्रोस्टोम या नेफ्रीडियोस्टोम जो है वो उसकी इंटरनल ओपनिंग का नाम है, जिसके टॉप पर बहुत सारे सीलियाज लगे हुए हैं, जिसके टॉप पर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगी हुई हैं और वो स्ट्रक्चर्स इस सिलोमिक फ्लूइड में डिप हुई हुई हैं, इमर्स्ड हुई हुई हैं, डिप हुई हुई हैं, उसमें डूबी हुई हैं। इस फ्लूइड के अंदर जो इस कैविटी में बंद है इसमें डूबी हुई स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो इमर्स्ड हुई हुई सीलिया की ब्रांचेस हैं ये इस फ्लूइड को सक करना शुरू कर देती हैं। जब ये फ्लूइड सक होता है तो वो इस ट्यूब में फ़्लो होना शुरू कर देता है। ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में वो फ्लूइड फ़्लो होना शुरू कर देता है। इस ट्यूब के ऊपर नेचर ने ब्लड कैपिलरीज का एक रिच नेटवर्क चढ़ा दिया है। ये जो ब्लू मार्कर के साथ ऊपर डिज़ाइनिंग है ये कैपिलरीज का एक रिच नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज का एक रिच नेटवर्क है। जैसे जैसे फ्लूइड यहाँ से पास ऑन होता जा रहा है वैसे वैसे कैपिलरीज का ये नेटवर्क उस फ्लूइड में से साल्ट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता जा रहा है। किसके ज़रिए? इस ट्यूब की स्किन के ज़रिए। जो इस ट्यूब में फ्लूइड मूव कर रहा है उस फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब कर रही है इस ट्यूब की एपिथेलियम, इस ट्यूब की स्किन। उसमें से साल्ट्स और वाटर कहाँ जा रहे हैं? कैपिलरीज में। और स्किन कहाँ से ले रही है? स्किन ले रही है इसके अंदर यानी कि ल्यूमन में से फ्लो करने वाले फ्लूइड में से। इसको रिपीट करते हैं कि यहाँ से सीलिया के नेटवर्क ने उस फ्लूइड को अब्जॉर्ब किया, वो चला गया ट्यूब के अंदर। जो ट्यूब के अंदर का खाली हिस्सा है उसका नाम है ल्यूमन। उस ल्यूमन में से साल्ट्स और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया इस ट्यूब की स्किन ने, इस ट्यूब की स्किन यानी कि एपिथेलियम ने। इस एपिथेलियम में से वो साल्ट्स और वाटर कहाँ चले गए? ब्लड कैपिलरीज में, जो कि उसने ऊपर अपने लपेटी हुई हैं या नेचर ने उसके ऊपर कवर की हुई हैं, लिहाजा सराउंडिंग कैपिलरीज में चले गए। अब फ्लूइड मूव करता जा रहा है, एपिथेलियम उन साल्ट्स और वाटर को ब्लड कैपिलरीज को शिफ्ट करती जा रही है और एट द एंड जो पीछे बचता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिन है, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग यानी कि नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए बाहर रिमूव कर देना है। ये एक कलेक्टिंग डक्ट है जो कि उस सारे वेस्ट को कलेक्ट करती है और ब्लैडर को दे देती है। ब्लैडर जिस तरह ह्यूमन बॉडी में होता है, जब ब्लैडर फिल अप हो जाता है तो वो उस वेस्ट को बाहर रिमूव कर देता है, टेम्परेरी तौर पर उस वेस्ट को स्टोर करता है। तो जो सारा प्रोसेस एक साइड पे हुआ और एक ट्यूब ने परफॉर्म किया, वही सारा प्रोसेस दूसरी साइड पे होता है और दूसरी ट्यूब भी वैसे ही परफॉर्म करती है। इसीलिए एक सेगमेंट के पास नेचर ने ट्यूब्स का एक पेयर रख दिया है ताकि दोनों तरफ वाली कैविटीज़ जो हैं वो उस पेयर को यूज़ करते हुए दोनों तरफ से जो है वो उस वेस्ट को रिमूव कर सकें और हर सेगमेंट अपना रोल प्ले कर सके अपना नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव करने के लिए। थैंक यू।